प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका हर घर पाठशाला कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 10 का तीसरा भाग लेके आई हूँ। और इस अध्याय का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। तो हम पिछले 2 भाग से इस अध्याय के बारे में पढ़ रहे हैं और आज ये इसी का ही तीसरा भाग है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में जो हम उपनिवेशवाद और उस समय का जो देहात था उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमने बहुत कुछ पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है और आज जो यहाँ पर हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पहाड़ियों का जीवन। कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहाड़िए कौन थे और उनका जीवन किस प्रकार का था। तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजी शासनकाल में पहाड़िया किसे कहा जाता था। तो जो पहाड़ी जो लोग थे उनको पहाड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो जो राजमहल जहाँ पर राजा रहा करता था तो उसके आसपास की जो पहाड़ियाँ होती थी वो लोग वहाँ पर रहते थे। अब फिर कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनका जो प्रमुख व्यवसाय वो क्या क्या था। तो जब ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास जंगल में रहते थे तो जाहिर सी बात है कि इनका जो मुख्य व्यवसाय या जो उनका जीवन यापन का जो साधन थे वो मुख्य था जंगल पर ही ये निर्भर करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आपको बताया जा रहा है कि ये झूम की खेती करते थे। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि झूम की खेती किसे कहते हैं। तो जो पहाड़िए लोग होते थे वो क्या करते थे, जंगल के एक छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटकर और वहाँ पर जो घास फूस होती थी उसको जलाकर जमीन को साफ कर लेते थे। और वे अपनी जो कुदाल होती थी उससे जमीन को थोड़ा खुरच कर उसमें बीज डालते थे। और जो उनका उपजाऊ बनाने के लिए जो ज़मीन को उसके लिए वो राख की पोटाश का प्रयोग करते थे। और उनकी जो फसलें हुआ करती थी ज्वार बाजरा और अनेक प्रकार की वो दालों का उत्पादन करते थे। अब इसके बाद है कि पहाड़ी लोगों के जीवन में वनों का क्या महत्व था। तो जो वन थे वो उनके जीवन में एक विशेष महत्व रखते थे क्योंकि वो जो इमली के पेड़ होते थे उसके मध्य में झोपड़ी बनाकर रहते थे। आम के पेड़ों की छांव में वो आराम करते थे और वे वनों में शिकार करते थे। खाने के लिए जो महुआ के फूल वो एकत्रित करते थे और इसके साथ साथ जो उस समय जो लकड़ियाँ होती थी उसका वो काठ कोयला बनाते थे। और पशुओं के लिए जो चारा आदि भी वो जंगलों से ही प्राप्त करते थे। अब इसके बाद जो उनका मुखिया वो कौन होता था। तो पहाड़िए जो लोग होते थे ये समूह में रहा करते थे और प्रत्येक समूह का एक मुखिया होता था। और मुखिया के बहुत सारे कार्य होते थे जैसे कि वो अपने समूह में एकता बनाए रखता था और वह समूह के लोगों के मध्य जो उनमें आपसी विवाद होता था उसका निपटारा करता था। और जो दूसरे समूह होते थे तथा जो मैदानी लोगों के साथ उनकी जो लड़ाइयाँ आदि होती थी वो उसमें उसका नेतृत्व करता था। तो कुल मिलाकर मुखिया का भी उस समय बहुत बड़ा रोल होता था। अब पहाड़ियों के साथ जो शांति संधि, अब क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अंग्रेजी काल की, तो अंग्रेजों का क्या रोल रहा पहाड़ियों के जीवन में। तो क्या हुआ कि जो पहाड़िए लोग थे वो अक्सर पहाड़ों से उन मैदान पर आक्रमण करते थे जहाँ किसान स्थायी खेती के लिए निवास करते थे। और उनके जो आक्रमण की जो वजह होती थी या तो अकाल या फिर कई बार वर्षा का जो अभाव होता था। तो उनके पास जब खाने पीने की चीज़ों का कमी आ जाती थी तो उसके लिए वो क्या करते थे, जो मैदान में जो लोग खेती बाड़ी करते थे वहाँ पर वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। और इसके अतिरिक्त कई बार वो आक्रमण इसलिए भी करते थे कि वो जो मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोग उनको अपनी क्या दिखाते थे, शक्ति दिखाते थे कि हम कितने पावरफुल है। तो उनके जो आक्रमणों से बचाव के लिए जो जमींदार होते थे वो पहाड़िया मुखिया को कुछ वार्षिक खिराज देकर उनके साथ शांति संधि भी कर लेते थे कि भाई आपने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करना है, बदले में एक तरह से टैक्स दिया जाता था। तो इसी प्रकार व्यापारी लोग भी कुछ पथ कर उनको देते थे ताकि वो रास्ते में उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचाए।
तो इस तरह से जो पहाड़िया लोगों के साथ जो व्यापारियों की और जमींदारों की जो संधि हुआ करती थी, तो उससे उनको बहुत सारी राहत मिलती थी। अब इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा वनों की सफाई। अब जैसे-जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में अपना शासन का विस्तार किया, तो वैसे-वैसे क्योंकि उस समय उनका जो आय का जो प्रमुख साधन होता था अंग्रेज़ों का, वो होता था भूमि कर। तो अब उन्होंने देखा कि बहुत सारी जो भूमि थी, वो अभी भी ऐसी थी जो जहाँ पर कृषि नहीं की जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उस समय वनों की सफाई करने का कार्य उन्होंने शुरू कर दिया। और ऐसा वो इसलिए करना चाहता था जो अंग्रेज़ लोग, क्योंकि वो अपनी स्थायी कृषि के क्षेत्र में विस्तार करना चाहते थे। क्योंकि अगर वो स्थायी कृषि उनकी बढ़ जाती थी तो उससे उनके राजस्व में भी वृद्धि हो जाती थी। और इसके साथ साथ अंग्रेज क्या थे कि अंग्रेज वास्तव में वनों को उजाड़ मानते थे, और जो उसमें लोग रहते थे उनको वो असभ्य, बर्बर, उपद्रवी और क्रूर समझते थे। तो उस समय जो पहाड़ी लोग थे, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बनी हुई थी। तो इस कारण अंग्रेजों ने वनों का सफाया करके वहाँ के लोगों को सभ्य बनाने का निर्णय लिया। किंतु इससे क्या हुआ कि बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम निकले। जैसे जैसे स्थायी कृषि का विस्तार होता चला गया, तो वन और चरागाहें कम होते गए। तो बाध्य होकर जो पहाड़ी लोग थे, उन्होंने गांवों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए और वहां से लूट मार करनी भी शुरू कर दी। अब पहाड़ियों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी, अंग्रेज किस तरह की नीति उनके प्रति अपनाने लगे कि 1770 के दशक में क्या होता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने पहाड़ियों के प्रति क्रूर नीति अपना ली। उनका पीछा कर बड़ी संख्या में उनको मौत के घाट उतार दिया। किंतु इस नीति के भी कोई अच्छे परिणाम ना निकले, और विवश होकर 1780 के दशक में भागलपुर का एक कलेक्टर हुआ, ऑगस्टस क्लीवलैंड। उसने पहाड़ियों के साथ मित्रता की नीति अपनाने का निर्णय किया। तो इस नीति के अधीन जो पहाड़ियों के जो मुखिया होते थे, उनको वार्षिक भत्ता देना शुरू किया, और बदले में उनसे ये उम्मीद की गई कि वो अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखे, अपने लोगों में अनुशासन बनाए रखे। लेकिन बहुत सारे मुखियाओं ने तो भत्ता लेने से इनकार कर दिया, और जिन मुखियाओं ने इसे स्वीकार किया था भत्ता लेना, वो अपनी सत्ता से हाथ धो बैठे। तो इस तरह से जो पहाड़ी लोगों का जो अंग्रेज़ों के प्रति वो अच्छा व्यवहार नहीं था, वो अंग्रेज़ों को एक तरह से अपना दुश्मन मानते थे। अब पहाड़ी लोगों को क्या आशंका रहती थी अंग्रेज़ों के प्रति, कि उनका मानना होता था कि जो अंग्रेज़ है ये कभी भी हमारे वेल विशर नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए वो हमेशा उनको संदेह की दृष्टि से देखते थे, और वह जानते थे कि अंग्रेज़ों द्वारा उनके प्रदेश में की जाने वाली घुसपैठ का क्या परिणाम होगा। और उन्हें ये भी मालूम था कि जो प्रत्येक गोरा है वो एक ऐसी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिससे कि उनके वन और भूमि उनसे छीन ली जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये पहाड़ी लोग थे, इनके जीवन में जो जब अंग्रेज़ों ने एक तरह से क्रूरता का जो नीति को अपनाया, तो उससे उनके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो ये तो था पहाड़ियों का जीवन। अब इसके बाद कई बार आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संथाल, कि सबसे पहले तो ये संथाल कौन थे। तो फिर आपसे अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए, तो जो संथाल थे वो 1780 के दशक में बंगाल आने लगे थे, और बंगाल के जमींदार उन्हें खेती के लिए नई भूमि को तैयार करने और खेती का विस्तार करने के उद्देश्य से उनको भाड़े पर रखते थे। तो ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महल में बसने का निमंत्रण दिया, और जब ब्रिटिश अधिकारियों के पहाड़ियों को अपने नियंत्रण में करने तथा उन्हें स्थायी कृषि के लिए राजी करने के सभी प्रयास विफल रहे, तो उन्होंने अपना ध्यान किधर दिया? संथालों की ओर। क्योंकि संथाल तो दूसरी जगह से आए हुए थे, क्योंकि ब्रिटिशों ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह से वो पहाड़ियों को अपने कॉन्फिडेंस में ले, लेकिन वो उनको नहीं ले पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने संथाल का प्रयोग किया वनों की सफाया करने के लिए। तो पहाड़ी लोगों ने वनों को काटने और हल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। तो इसके अतिरिक्त पहाड़ियों का व्यवहार बहुत उपद्रवी था। दूसरी ओर संथाल बहुत मेहनती थे, और उन्होंने वनों की सफाई करने और वहाँ पर खेती करने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं थी, और वो भूमि को भी पूरी
ताकत लगाकर जोतते थे। तो ये तो से संथाल। अब इसके बाद है कि एक आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि दामिनी कोह क्या था? कि दामिनी कोह जो था 1832 ईस्वी में संथालों के अधीन प्रदेश था। अब जब संथाल बंगाल में आए और उन्होंने वनों का सफाया किया और वहाँ पर कृषि योग्य भूमि को बनाया, तो इससे क्या हुआ कि उनका जितना भी उन्होंने सफाया किया हुआ था, तो इसे संथालों की भूमि घोषित किया गया 1832 में। और यहाँ उन्होंने स्थायी कृषि करी और इस कारण संथालों ने अब अपना खानाबदोश जीवन को छोड़ दिया और उसने अपने जीवन में बहुत सारे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन भी उसके आए। अब संथालों के ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह क्यों हुआ? अब जिन संथालों ने अंग्रेजों का साथ दिया था और अंग्रेजों के लिए भूमि, जो नई कृषि योग्य भूमि उसको तैयार किया था, लेकिन इनका भी बाद में ब्रिटिश के प्रति आपस में मतभेद हो गया। तो इसके पीछे क्या कारण थे? एक तो जमींदारों द्वारा संथालों पर किए जा रहे अत्याचार। जो जमींदार जो कर इत्यादि लेते थे, उन्होंने संथालों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। दूसरा, साहूकारों द्वारा संथालों का शोषण किया जा रहा था। कई बार क्या होता था कि अगर कोई संथाल किसी साहूकार से ऋण लेता था, तो उसकी उसकी जो ब्याज की दर होती थी वो बहुत अधिक होती थी, जिसके कारण क्या होता था कि कई बार संथालों की जो भूमि होती थी वो भी उनसे छीन ली जाती थी। तो राजस्व अधिकारियों द्वारा भी संथालों का शोषण किया जा रहा था कि जो भू राजस्व इकट्ठा करते थे, वो ज़रूरत से ज़्यादा, जितना कि उनका निश्चित जो रखा हुआ था ब्रिटिश शासन द्वारा, उससे अधिक उनसे कर वसूल करते थे। और पुलिस द्वारा भी संथालों की संपत्ति को बलपूर्वक छीना गया और उनकी जो स्त्रियां आदि थी उनको भी अपमानित किया गया। तो ये तो थे कारण जिसके कारण संथालों का ब्रिटिश शासन के साथ भी मतभेद बना रहा। अब इसके बाद है एक फ्रांसीसी बुकानन, कि ये कौन था? तो जो ये फ्रांसीसी बुकानन था, ये एक चिकित्सक था और उसने 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक बंगाल में चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य किया। तो वह कुछ समय तक भारत के गवर्नर लॉर्ड वेल्जली का शल्य चिकित्सक भी रहा और उसने कोलकाता के अपने प्रवास के दौरान कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना की और उसने बंगाल सरकार के अनुरोध पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण भी किया। तो 1815 ईस्वी में वो इंग्लैंड वापस चला गया और वे अपने माता की मृत्यु के पश्चात उसकी जायदाद का वारिस भी बन गया था और उन्होंने अपने वंश का नाम हैमिल्टन को अपना लिया और इस कारण उन्हें बुकानन हैमिल्टन के नाम से भी जाना जाता है। अब कई बार डेविड रिकार्डो के बारे में भी पूछा जाता है कि ये कौन था। ये 19वीं शताब्दी के आरंभ में इंग्लैंड का एक विख्यात अर्थशास्त्री था। उसके विचार अनुसार भूस्वामी को उस समय जो प्रचलित औसत राजस्व लेने का अधिकार होना चाहिए। यदि भूमि से औसत जो राजस्व से अधिक आमदनी हो रही है, तो भूस्वामी को जो अधिशेष जो आमदनी हो रही है उस पर भी सरकार को कर लगाना चाहिए। यदि वह कर नहीं लगाएगी तो किसान किरायाजीवियों में बदल जाएंगे। इस कारण उनकी अधिशेष आय का भूमि के सुधारों में निवेश नहीं होगा। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर लास्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो दक्कन विद्रोह, जो कि 1875 ईस्वी में हुआ। तो सबसे पहले तो इसके यहाँ पर जैसे कि कारण बताए हुए कि जो ये दक्कन का जो विद्रोह हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे। तो सबसे पहले जैसे अमेरिकी गृह युद्ध का बंद होना। क्या होता है कि जिस समय अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हो गया था, क्योंकि जो इंग्लैंड में जो कपास का बहुत ज़्यादा जो उत्पादन वो कहाँ से किया जाता था, आयात अमेरिका से किया जाता था। लेकिन अमेरिका में जब गृह युद्ध हो गया तो उसके बाद फिर इंग्लैंड में कपास की कमी आई। तो क्या किया कि उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने भारत में ही कपास की खेती करानी शुरू कर दी और भारतीयों ने भी यहाँ पर कपास की खेती को करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही 1865 में अमेरिका में गृह युद्ध बंद हुआ, उसके बाद दोबारा से वहाँ पर जो कपास का उत्पादन वो चालू हो गया।
तो इस कारण ब्रिटेन को भारत से जो निर्यात की जाने वाली कपास उसमें गिरावट आती गई, और कपास की मांग में जो गिरावट के कारण जो भारत में कपास व्यापारी को जबरदस्त घाटे का सामना करना पड़ा। अब इससे क्या फर्क हुआ कि साहूकारों ने किसानों को कपास के लिए बहुत सारा अग्रिम ऋण दिया हुआ था। तो ऋण दिया हुआ था, दूसरी ओर किसानों को जो ऋण पहले दिया था उसकी वसूली के लिए दबाव बनाया जाने लगा। तो कपास की कीमतों में जो गिरावट आई, कमी आई, अब वो अपना ऋण लौटाना उनके लिए संभव नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ कि साहूकार और जमींदार जो थे वो किसानों से उनकी ज़मीन हड़पने लगे, तो जिससे कि किसान दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गया। अब उसके बाद राजस्व की मांग में वृद्धि, कि बम्बई के जो किसान पहले से ही कपास की मांग में जो कमी आई थी उसके कारण घोर संकट से जूझ रहे थे। और ऐसे समय में बम्बई की सरकार ने 1820 ईस्वी में किसानों के साथ किए गए जो रेतवाड़ी बंदोबस्त का नवीनीकरण किया। अब इस बंदोबस्त के अधीन किसानों से ली जाने वाली जो भू राजस्व की मांग को 50% से 80% तक बढ़ा दिया। तो इससे तो किसानों की कमर ही तोड़ दी। वे पहले ही दाने दाने को तरस रहे थे, क्योंकि उनके खेतों को साहूकार और जमींदार हड़प रहे थे। दूसरी ओर सरकार भी अपने भू राजस्व की मांग को पूरा करने के लिए उन पर दबाव डाल रही थी। तो इस तरह से किसान भड़क उठे। फिर साहूकारों द्वारा शोषण, कि साहूकार और किसानों का वो शोषण कर रहे थे। किस तरह से कि साहूकारों से जो ऋण लिया गया था, तो साहूकारों ने क्या किया कि अब अधिक से अधिक उन पर ब्याज लगाना शुरू कर दिया। तो जब दक्कन दंगा आयोग द्वारा जब छानबीन की गई तो उसमें एक ऐसा मामला सामने आया कि ऋणदाता ने 100 रुपये मूलधन पर लिया हुआ था और 2000 रुपये से अधिक उस पर ब्याज लगा हुआ था। तो इस तरह से उस समय जो साहूकारों और जो जमींदारों द्वारा किसानों पर अत्याचार किए जा रहे थे, उसी का ये परिणाम था कि किसानों ने बाद में साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध ये विद्रोह किया था। तो शुरू शुरू में तो इसको जब ये विद्रोह 12 मई 1875 को पुणे जिले के एक बड़े गांव सुपा से ये विद्रोह शुरू हुआ था, तो अंग्रेज़ों ने पहले तो इसको लाइटली लिया कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इनको आपस में लड़ने दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे जब ये विद्रोह बढ़ने लगा तो उसके बाद अंग्रेज़ भी इसके प्रति अचिंतित हो गए। तो अब उन्होंने क्या किया कि 1875 ईस्वी के विद्रोह की तीव्रता से फैलने से भारत की जो ब्रिटिश सरकार वो घबरा गई, और 1857 के विद्रोह की वो दोबारा से दोहराना नहीं चाहते थे। इसीलिए इन्होंने इस विद्रोह का दमन करने के लिए अनेक उपाय किए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने जहाँ पर विद्रोही किसानों के गांव में पुलिस थाने स्थापित कर लिए। दूसरा, विद्रोह के दमन के लिए सेना को बुला लिया। तीसरा, विद्रोहियों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कड़ी सजाएं सुनाई गई। तो इस तरह से जो ये दक्कन दंगा विद्रोह, इसको अंग्रेजी सरकार द्वारा दबा दिया गया, और इससे जो एक तरह से दूरगामी जो परिणाम ये निकले कि जो दक्कन दंगा जो विद्रोह हुआ, अगर इसका हम ऐतिहासिक महत्व देखें तो इससे उस समय के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। और इससे आयोग ने दंगा पीड़ित जिलों का भ्रमण किया और इन दिनों में रहने वाले किसानों और साहूकारों और चश्मदीदों गवाहों के बयान संकलित किए गए, और विभिन्न क्षेत्रों में राजस्व की दरों, कीमतों और ब्याज के संबंध में विस्तृत आंकड़े एकत्रित किए गए। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा भेजी गई विभिन्न रिपोर्टों को भी संकलित किया गया। तो कुल मिलाकर ये माना जाता है कि जो ये दक्कन दंगा आयोग की जो रिपोर्ट रही वो हमारे लिए बहुत ही इतिहास को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी देती है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो ये वीडियो है या ये जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी आपको अगर कोई भी इस चैप्टर से संबंधित क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।